आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर वाला टॉपिक। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट में आ जाता है पॉलीमर्स। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है कि एक तो हमें सबके पॉलीमर्स के मोनोमर पढ़ने हैं, मतलब कि अगर कोई पॉलीमर है तो वो किस चीज से बना हुआ है। डायरेक्टली अपना क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है। देखो, अगर हमें बात करूं थ्योरेटिकल एग्जाम्स की, तो उसके अंदर हमें क्या लिखना होता है कि आपको बोल देगा लाइक नायलॉन किससे बना हुआ है, उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। 2 नंबर या 3 नंबर का अपना यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो वहां पर क्या पूछेगा हमसे, या तो पूछेगा कि इसका मोनोमर क्या है, या फिर हमसे क्या पूछ सकता है कि भाई किसी पॉलीमर का कोई यूज पूछ सकता है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन से पॉली अमाइड वाले हैं या कौन से पॉली एस्टर्स वाले हैं। खैर, बहुत बड़ी रामकथा सी लग रही होगी। अभी शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें करना क्या है। बेसिकली शुरू करें, बहुत बोल दिया, अब काम पर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ पॉलीमर्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, उससे पहले पॉलीमर होते क्या हैं, तो जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक लंबी सी चेन बना देती हैं, जिसको आप पॉलीमर बोल सकते हो। पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारी, कोई चीज जुड़ी हुई है, उसको हमने पॉलीमर बोल दिया। ठीक है, अब मान लिया कि आप घर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप जो ब्रिक्स होंगी, ईंटें होंगी, उनको लाइन बाय लाइन लगाते रहोगे तो एक बड़ी सी चीज बन जाती है ना। तो ठीक वैसे ही होता है। मान लिया कि कोई कपड़ा है, क्लोथ्स है, तो उसमें क्या करते हैं, धागे जुड़ जुड़ के क्लोथ बना देते हैं ना। ठीक ऐसे ही पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जिनको हम मोनोमर बोलते हैं, वो जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से टाइप्स के पॉलीमर होते हैं। तो 3 टाइप के पॉलीमर अपने सिलेबस के अंदर है। तो पहले है नेचुरल पॉलीमर, यानी जो हमें नेचुरली मिलते हैं। किससे मिलेंगे, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलेंगे। तो देखो, सेलुलोज हम सब ने सुना हुआ है कि भाई अगर कोई भी ग्रीन प्लांट है तो उसके अंदर क्या फॉर्म होती है, या तो स्टार्च होता है या फिर सेलुलोज होता है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बॉडी यानी हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वो भी पॉलीमर है। प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स आर आल्सो पॉलीमर। किसके पॉलीमर है प्रोटीन, प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, जो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर रबर। अब देखो, मैंने सेलुलोज और स्टार्च लिखा हुआ है। सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही प्लांट्स के अंदर मिलते हैं और दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जो रबर है, अब देखो जो नेचुरल रबर होती है वो किससे ऑब्टेन होती है, मतलब कौन सा कंपाउंड होता है, किस चीज की बनी हो। देखो, हम सॉल्ट पढ़ते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अगर कोई कॉमन इंसान होगा, भाई नमक है, सॉल्ट है, एक्चुअली में उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक ऐसे ही नेचुरल रबर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन। अब देखो, नेचुरल रबर है तो एक पॉलीमर ना, तो किसका पॉलीमर है ये, आइसोप्रिन का। यानी जब बहुत सारे आइसोप्रिन के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो क्या बना होगा, आपका रबर बना होगा। अब जो नेचुरल रबर होती है वो तो सिस पॉलीआइसोप्रिन होती है, यानी सिस आइसोमर होता है ये उसका, किसका, आइसोप्रिन का। मतलब इतना समझो कि जो नेचुरल रबर है ये होती है सिस पॉलीआइसोप्रिन। जबकि अब मैं से जो नेक्स्ट बताऊंगी आपको, जो कि है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक के भी बाद में है सिंथेटिक रबर। एक तो होती है नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर तो किससे बनी हुई है, हमारी सिस पॉलीआइसोप्रिन से। लेकिन जो सिंथेटिक रबर होती है, यानी कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, जो कि आर्टिफिशियली हम इंडस्ट्रीज के अंदर बनाते हैं केमिकल्स का यूज कर। तो सिंथेटिक अगर रबर की बात करूं तो वो होती है ट्रांस पॉलीआइसोप्रिन। यानी अगर सिस पॉलीआइसोप्रिन है तो वो नेचुरल रबर है, अगर ट्रांस पॉलीआइसोप्रिन है तो वो सिंथेटिक रबर है। सिस और ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना, तो वहीं से ही इन्होंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रखा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिस वाला नेचुरल होगा या फिर ट्रांस वाला नेचुरल होगा। ओके, अच्छा, फिर मैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रही थी। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जब आपके नेचुरल पॉलीमर के अंदर ही आप बाहर से कोई कंपाउंड डाल रहे हो, बाहर से उसको मॉडिफाई कर रहे हो कुछ डालकर, और उसके बाद में जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मान लिया कि मेरे पास में नेचुरल रबर ही थी, अगर मैंने उसके अंदर सल्फर ऐड कर दिया बाहर से, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, एक नई चीज बनेगी, और वो क्या कहलाएगी, सेमी सिंथेटिक। भाई कुछ हिस्सा तो उसका नेचुरल था और कुछ मैंने बाहर से ऐड कर बनाया, तो वो हो गया अपना सेमी सिंथेटिक। जैसे
अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं नेचुरल रबर के अंदर सल्फर को मिक्स कर दूं तो वो बन जाती है वल्कनाइज्ड रबर। यानी अब देखो, नॉर्मल नेचुरल रबर थी, नेचुरल रबर के अंदर मैंने थोड़ा सा सल्फर डाल दिया तो एक नए टाइप की रबर बन गई। उस रबर को मैं क्या बोलूंगी? वल्कनाइज्ड रबर। क्या जरूरत थी? देखो, अगर मैं एक नॉर्मल, हम दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल दूध हम रखेंगे तो खराब हो जाता है एक दिन के अंदर, लेकिन वही जो पैकेट वाला जो मिल्क होता है वो 2 से 3 दिन चल जाता है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करी ना उसके अंदर, यानी पेस्चराइजेशन करी। तो बेसिकली यहाँ पर सेमी सिंथेटिक रबर यानी वल्कनाइज्ड रबर बनाने की क्या जरूरत थी? एक तो क्या होता है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, दूसरा बैक्टीरिया वगैरह इसके ऊपर ज्यादा आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। जो ये वल्कनाइज्ड रबर है ये हार्ड होती है। और कैसे बनाई जाती है? अगर मैं नेचुरल रबर के अंदर 25% सल्फर डाल दूं तो वो क्या बन जाता है? एबोनाइट बन जाता है। अगर नेचुरल रबर के अंदर 25% सल्फर को मैं ऐड करूंगी तो वो क्या बन जाएगा? एबोनाइट बन जाएगा। ओके, आगे चले। अच्छा, एक और एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का, वो है हमारे पास में, अगर मैं सेलुलोज के अंदर एसीटेट ऐड करवा दे, यानी सेलुलोज से बनाया जाता है सेलुलोज एसीटेट, और ये सेलुलोज एसीटेट क्या बनाता है? रेयन। रेयन के कपड़े आप लोगों ने सुने होंगे, भाई रेयन के कपड़े है, रेयन की कुछ चीज बनी हुई है, ये फैब्रिक है। तो सेलुलोज के अंदर जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेलुलोज से सेलुलोज एसीटेट बनाया जाता है, और सेलुलोज एसीटेट से फिर क्या बनता है? हमारा रेयन बनता है। तो वो भी किसका एग्जांपल है? एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का। तो 3 टाइप के पॉलीमर हो गए, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। मैंने सिंथेटिक रबर लिख दिया था क्योंकि मैं सिंथेटिक रबर को एक्सप्लेन कर रही थी, बट ये क्या है? आपका सिंथेटिक वाला पॉलीमर ही है यहाँ पर ये। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको रफ कर सकते हो, ये क्या है? सिंथेटिक वाला पॉलीमर ही है। सिंथेटिक पॉलीमर के कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्रिन। तो क्लोरोप्रिन भी क्या है? एक सिंथेटिक रबर है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब की सब क्या है? सिंथेटिक रबर्स हैं। इनके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रांसपोली आइसोप्रिन नहीं, उसके अलावा क्लोरोप्रिन हो गया आपका, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये भी क्या होती है? सब हमारी सिंथेटिक रबर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जब मैं बात कर ही रही थी ट्रांसपोली आइसोप्रिन जो कि एक सिंथेटिक रबर है, तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं आइसोप्रिन से। आइसोप्रिन से बनाया जाता है, अब कंफ्यूजन होती है कई बार, क्लोरोप्रिन भी लिखा हुआ मिलेगा, आइसोप्रिन भी लिखा हुआ मिलेगा, ट्रांस आइसोप्रिन भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज करता है। तो किससे बनी हुई होती है? ये आइसोप्रिन से बनी हुई होती है, क्लोरोप्रिन से नहीं बनी हुई होती। बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज की। सो क्लोरोप्रिन नहीं, आइसोप्रिन। तो आइसोप्रिन को क्या बोला जाता है? यानी देखो, जब आइसोप्रिन से मैं क्या बना लूंगी? ट्रांसपोली आइसोप्रिन। पॉली आइसोप्रिन का मतलब क्या है? कि भाई पॉलीमर बन चुका है अब वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुट्टा पर्चा। यानी कि ट्रांसपोली आइसोप्रिन का ही एक और नाम क्या है? गुट्टा पर्चा, जो पूछा जाता है हमसे। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि गुट्टा पर्चा क्या है और ट्रांसपोली आइसोप्रिन क्या थी। ऊपर मैंने वल्कनाइज्ड रबर बताई थी, तो वल्कनाइज्ड रबर हार्ड होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? एबोनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आइसोप्रिन और क्लोरोप्रिन में भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सो आइसोप्रिन होता है वो हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलिथीन। दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, लो डेंसिटी हम क्या मान के चलेंगे? हल्की होगी, हाई डेंसिटी जो भारी होगी। पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। देखो, जो हमारी हाई डेंसिटी की पॉलिथीन होती है ये बनी हुई होती है लीनियर पॉलिथीन से। यानी देखो, पॉलिथीन है क्या? पॉलिथीन इथीन का ही तो पॉलीमर है, और इथीन क्या होती है अपनी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होती है। उसी का ही जो वो डबल बॉन्ड टूट जाता है बीच में से, तो 2 जगह खाली हो जाती हैं और वो पॉलिथीन बना देता है। तो जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन होती है वो लीनियर पॉलिथीन होती है, यानी इथीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल लीनियर, एक के साथ वो जुड़ते चले जाएंगे। अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर ये इथीन का मॉलिक्यूल था, ये टूटा होगा यहाँ पर, तो एक जगह तो इधर से खाली हुई होगी और एक जगह इधर से खाली हुई होगी, फिर ये ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे, इधर से भी और उधर से भी, है ना? ऐसे हुआ होगा। तो जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन तो होती है लीनियर पॉलिथीन, जबकि जो लो डेंसिटी पॉलिथीन होती है यहाँ पर जब इस पॉलिथीन यानी इस इथीन वाले मॉलिक्यूल के अंदर जब ब्रांचिंग भी शुरू हो जाती है तो वो बनाती है लो डेंसिटी की पॉलिथीन। ये उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे इथीन के मॉलिक्यूल लिख रखे हैं और ऊपर मैंने ब्रांचिंग दिखा रखी है। अब मान लिया कि यहां से एक H और निकल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऊपर से ब्रांचिंग करना शुरू कर देगा, ऐसा ही तो होगा ना। तो लो डेंसिटी पॉलिथीन के अंदर ब्रांचिंग होती है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन के अंदर आपकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। आगे बात करें,
अब कुछ कैटलिस्ट और कुछ टेम्परेचर प्रेशर का चक्कर और होता है। तो लो डेंसिटी में देखो नाम लो है, बाकी सब कुछ हाई मिलेगा इसके अंदर। तो लो डेंसिटी पॉलिथीन के अंदर 350 टू 570 केल्विन का टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। 350 से 570 केल्विन तक का टेम्परेचर होगा। 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर का हमें प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और साथ में ही कौन सा कैटलिस्ट डलेगा, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पर डलेगा। तो लो डेंसिटी पॉलिथीन का सब कुछ उल्टा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट भी कौन से वाला है, पेरोक्साइड वाला है। सो ये हो गए हमारे लो डेंसिटी पॉलिथीन के पॉइंट। भाई 350 टू 570 केल्विन का टेम्परेचर होगा, 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। अब देखो हाई डेंसिटी जो पॉलिथीन होती है, यहां पर टेम्परेचर होता है 333 टू 343 केल्विन का टेम्परेचर। अब आप 333 कितना मान रहे हो, देखो भाई 273 केल्विन 0 डिग्री के बराबर होता है, तो उससे कितना ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ 333 टू 343 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। 6 टू 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा यहाँ पर, उससे तो बहुत ज्यादा कम है। देखो सीधा वाला जो है ना वो आराम से काम करता है, ब्रांचिंग वाले में ज्यादा गड़बड़ में करनी पड़ती है। उसके बाद में हाई डेंसिटी पॉलिथीन के अंदर हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट और किसके अंदर ये यूज होता है। सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन के अंदर। ओके, अब क्या होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सो ये एक मिक्सचर होता है टाइटेनियम क्लोराइड यानी TiCl4 प्लस में C2H5 का होल थ्राइस का एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम ने 3 इथाइल के मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर रखा है, कंबाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम बोल लें, ऐसे बोल सकते हैं। तो टाइटेनियम क्लोराइड एंड C2H5 के होल थ्राइस का एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बहुत बार आता है देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब एक बात अगर मैं बात यहाँ पे करूँ बेसिकली, तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में आपको टेम्परेचर प्रेशर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि भाई अगर आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं आ जाता 2 नंबर में या 3 नंबर में, भाई डिफरेंस लिखो लो और हाई के बीच में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग जाऊं तो सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे लो होगा, वहां पे पेरोक्साइड कैटलिस्ट होगा, यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ हम इतना याद रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ टर्म लिख रखी है प्लास्टिसाइजर्स। तो ये प्लास्टाइजर्स क्या होते हैं, तो वो सब्सटेंस या वो केमिकल जो प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्लास्टाइजर्स, ठीक है। अब होते कौन कौन से हैं, तो प्लास्टाइजर्स के एग्जांपल जो अपनी बुक के अंदर है यानी एनसीईआरटी के अंदर है वो है क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट, क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा है डाई एल्काइल थैलेट्स। डाई एल्काइल थैलेट्स एंड क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं, प्लास्टाइजर्स होते हैं, ठीक है। क्रिसाइल ट्राइफॉस्फेट एंड डाई एल्काइल थैलेट्स, यहां तक की बात ठीक है। ओके, क्या काम है इनका, प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाना, ठीक। मेन तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि प्लास्टाइजर्स होते क्या हैं। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, देखो मैंने नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक टाइप के पॉलीमर्स तो बता दिए थे, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमर्स को एक कैटेगरी के अंदर और डिफरेंशिएट किया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर, कि कैसे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके बेस पर, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर। अब पहले होते हैं इलास्टोमर और एक होते हैं फाइबर। पहले इन दो भाई साहब के बारे में जानेंगे। तो जो इलास्टोमर होते हैं वो होता है रबर, जो रबर बैंड होता है ना, खींचे और वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सो इलास्टोमर के बीच में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे ही आप उसे खींचोगे वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सो दैट आर कॉल्ड द इलास्टोमर। इलास्टोमर के एग्जाम्पल आपके आते हैं रबर, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है रबर बैंड। उसके अलावा ब्यूना एस, ब्यूना एन, आइसोप्रिन और क्लोरोप्रिन। ऊपर भी हमने पढ़ा था, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, रबर के एग्जाम्पल थे। और कौन से वाली रबर के एग्जाम्पल थे, सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल थे। यहां तक की बात क्लियर हो गई ना। अब अगर आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे हम प्लास्टिक की रस्सी वगैरह आती है, रोप्स आती हैं, तो उसके अंदर जिसको यूज किया जाता है जोन से टाइप के पॉलीमर को, वो होता है फाइबर। तो यानी इलास्टोमर में बहुत ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो फाइबर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। एग्जाम्पल नायलॉन 66, नायलॉन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं हम। आते हैं ना, नायलॉन तो काफी ज्यादा यूज होता है स्ट्रॉन्ग वायर्स वगैरह, सॉरी जो हाई स्ट्रेंथ की वायर्स बनाने के लिए, जो खींचने के लिए हम यूज करते हैं।
उसके बाद दो टाइप के आपने पढ़ रखे होंगे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? वो प्लास्टिक जिनको आप रीयूज कर सकते हो, जैसे पीवीसी या पॉलिथीन। पीवीसी के पाइप आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो अब मान लिया थर्मोप्लास्टिक ऐसी है जिस प्लास्टिक को आपने कबाड़ी को, मतलब जो भी आते हैं आपका वेस्ट मटेरियल लेने वाले, उनको बेच दिया, तो वो क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे, पिघलाएंगे और मोल्ड कर कर नया सब्सटेंस बना लेंगे उस शेप का ही, मतलब जिस भी शेप का उनको बनाना होगा, तो उसे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरा मेन पॉइंट आता है थर्मोप्लास्टिक का कि इसके अंदर हीट करने पर इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, तो इसलिए आप उसको रीयूज कर सकते हो। पर थर्मोसेटिक, सेटिंग यानी तो सेट हो गया, एक बार बना दिया तो दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं इस टाइप के प्लास्टिक को गर्म कर कर दोबारा से पिघलाकर किसी और शेप में लाने की कोशिश करूंगी तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप इसे पिघलाओगे तो एक हार्ड सॉलिड से मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर इंटरलिंकिंग हो जाती है, अंदर ही अंदर और बॉन्ड बन जाता है और एक हार्ड सा सब्सटेंस बना लेता है जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो। तो थर्मोप्लास्टिक को रीयूज करा जा सकता है और सेटिंग जिसको सेट हो गया अब दोबारा यूज नहीं कर सकते हम, उसको रीयूज नहीं किया जाता है। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जांपल आते हैं मेलमैक और बेकेलाइट। मेलमैक और बेकेलाइट की अगर मैं बात करूं तो इनके यूजेस से क्वेश्चन आता है और वो क्या होता है, देखो जो मेलमैक होता है उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस के अंदर, कोम्ब के अंदर और हैंडल्स, मतलब जितने भी हमारे घर के अंदर बर्तन वगैरह होते हैं और जो से भी चाय बनाने का या कोई भी चीज गर्म मतलब कि कंटेनर हो गया यार, उसका जो पीछे का होता है ना जिससे हम पकड़ते हैं हैंडल, वो किसका बना हुआ होता है? मेलमैक का। इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, हमारा कॉम्ब हो गया, कंघा हो गया, वो भी किसका बना होता है? मेलमैक का। जबकि जो बेकेलाइट है इसको यूज किया जाता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए। अब जो हमारे घर में क्रॉकरी वाली प्लेट्स नहीं आती है, उसे नीचे डालो तो भी टूटती नहीं है वो, तो वो किससे बनी हुई होती है? वो बेकेलाइट से बनी हुई होती है। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए किसको यूज करते हैं? हम बेकेलाइट को। और मेलमैक एंड बेकेलाइट दोनों ही किसके एग्जांपल हैं? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे अब सारे के सारे पॉलीमर्स उसके मोनोमर्स के साथ में। ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया था सेलुलोज और स्टार्च किसके पॉलीमर होते हैं? ग्लूकोज के होते हैं। ठीक है।